नमस्कार। शोध की आवश्यकता पर एक समग्र विचार प्रस्तुत करने के बाद हम पिछले भाग में रोग निर्धारण एवं रोग निदान पर एक दृष्टि डालने का प्रयास किए थे। इसी प्रकार से आज के इस भाग में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित पहलू जो वैदिक वाङ्मय में कहा गया, खास करके जो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वहां शोध की क्या आवश्यकता है अथवा शोध की क्या संभावना है अथवा किस प्रकार से हम उस क्षेत्र को समसामयिक तथा प्रासंगिक बना सकते हैं, इन पर विचार करने के लिए उपस्थित हैं। अन्नम जगतः प्राणाः, एक संहिताकार का वचन। अन्नादेव भूतानि जायन्ते, एक संहिता वचन, वैदिक संहिता वचन। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, ये गीताकार का वचन। इस प्रकार के जितने भी हम वाक्यों को देखते हैं अथवा इस प्रकार के जितने भी हम तथ्यों का अन्वेषण करते हैं, तो वहां पर मुख्य रूप से प्राण संचार का जो आश्रय आधार वो अन्न ही है। वर्तमान समय में जो 777 करोड़ जो आबादी है विश्व का, उसमें हम जानते हैं अधिकांश अर्थात कम से कम 40% आबादी पूर्ण रूप से अन्न विहीन है, अर्थात उनके प्राण निराधार हैं, निराश्रय हैं, अर्थात उनको प्राण संचार हेतु अपेक्षित अन्न की उपलब्धि नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में मसला तो गंभीर है, और जहां पर अन्न की उत्पत्ति हो रही है वहां पर भी क्या उस हिसाब से, उस दृष्टि से हो रहा है क्या, तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और शोध की कड़ी इन्हीं बिंदुओं पर वर्तमान में अनिवार्य रूप से निर्भर होती हैं। कहीं एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि 1 किलो चावल माने 1 किलो चीनी के बराबर हैं आज के समय में, दाम में नहीं, शरीर में शुगर की उत्पादन करने में, अर्थात डायबिटीज को जन्म देने में। और अधिकांश हम जो उत्पत्तियों को देखते हैं, अर्थात अनाजों को देखते हैं, कि जो प्राण संचार के लिए अपेक्षित तत्वों के देने की बजाय शरीर को रोग पीड़ित करने की क्षमता को रखते हैं। आयाम कहीं छूटा हुआ है, कड़ी कहीं छूटा हुआ है। जिस प्रकार की बातें सुनने को मिलते हैं कि एक समय में भोजन में बहुत शक्ति हुआ करता था, तो जो प्राचीन काल के लोग हैं वो केवल भोजन से ही पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करते थे, इत्यादि बातों को यदि हम क्षेत्रों में बांटें, विभिन्न भागों में यदि विभाजित करें, यदि विश्व को विभाजित करें अथवा भारत को विभाजित करें, तब भी हम जानते हैं कि एक एक क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में यह उपजाऊ के रूप में मैंने प्रयोग किया जाता था, इस स्थान में यही होते थे, इस स्थान में तिल होते थे, इस स्थान में बाजरा होता था, इत्यादि बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, अर्थात यदि आप स्वतंत्र भारत की भी बात कर सकते हैं, स्वतंत्र भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक परंपरा इसे देखने को मिलती है कि जिसमें लाभ होने लगता है, जिसमें लाभ लगने लगता है, तो उस प्रकार की खेती करने की एक आदत सी हो गई है। उस स्थान में क्या उपजता था और उस स्थान में किस प्रकार की कृषि होती थी, परंपरा क्या बता रहा है, इत्यादि बातों पर आज के समय में कोई ध्यान नहीं है। ये आलोचना की बात नहीं है, ये एक विचारणीय बात है और एक अन्वेषण की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से देखने की बात है।
पंचांगों में लिखा रहता है कि इस वर्ष कौन सा अनाज लाभ दे सकता है, किस प्रकार के अनाज के खेती करने से वहां लाभ मिल सकता है और किस प्रकार के खेती में नुकसान हो सकता है, और किस स्थान में कितनी वर्षा हो सकती है और किस स्थान में कितनी वर्षा, कहाँ पर अकाल होगा, इत्यादि बातें सारे जो औपचारिक हो गए हैं। प्रायः खेती करने से पहले इन बातों पर विचार तो होता नहीं है, न परामर्श किसी भी क्षेत्र से मिलता है। हम किसी भी क्षेत्र, कहने का तात्पर्य यह है, आलोचना करने से पहले हमें स्वयं पर भी आलोचना करना अनिवार्य होता है। ज्योतिष का एक परमोद्देश्य होता है परामर्श देना, और परामर्श कोई पूछा नहीं है ये नहीं कह सकता है दैवज्ञ। दैवज्ञ का यह कार्य ही होता है परामर्श देना, और परामर्श समय के अनुकूल देना, और परामर्श लोक कल्याण के लिए देना। तो कहाँ पर कितने प्रकार की वृष्टि होगी, किस प्रकार का फसल होगा, और किस प्रकार के फसल में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा होगी, पशुओं के रूप में, कीटों के रूप में, अथवा अतिवृष्टि के रूप में, या अनावृष्टि के रूप में, या आग लगने की दृष्टि से, इन सभी पहलुओं को विचार करने से पहले एक वृत्तांत को यहाँ पर प्रसंग के रूप में ले आना बहुत अनिवार्य लगता है। अहल्या वृत्तांत। अहल्या वृत्तांत पर कुछ वर्ष पहले एक कथा संभाषण संदेश में छपा था, और वास्तव में वह संभाषण संदेश में छपी हुई वह एक लेख शोधकर्ताओं को एक नई दृष्टि दे सकता है, और शोधकर्ता उस दृष्टि से विचार कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार उस अहल्या वृत्तांत को देखते हैं। सभी जानते हैं अहल्या महर्षि जी की पत्नी, और महर्षि जी के शाप के कारण पत्थर बन जाती हैं। और शाप किस वजह से हुआ? इंद्र के कारण। और इंद्र में भोग विलासता बहुत ज्यादा रहता है, और इंद्र की कामना, अति भोग की जो इंद्र की कामना थी, वो अहल्या को खतरे में डाल दिया था। और महर्षि, दूरदृष्टि रखने वाले महर्षि भी अहल्या को शाप दे देते हैं। शापग्रस्त अहल्या की जो प्रतीक्षा है वो क्या थी कि भगवान श्री राम आएंगे और श्री राम का चरणों का स्पर्श होगा, फिर वो अहल्या फिर पुनरुज्जीवित हो जाएगी। तो इस प्रकार की, यदि इसको हम केवल कथा माने, यदि केवल इसको हम कल्पना माने, पौराणिक वैदिक सभी पहलुओं को किनारे रखें, और यदि एकमात्र किसी की कल्पना की दृष्टि यदि यहाँ पर हम देखें, तब भी यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वहां कल्पना ये नहीं कर सकते हैं कि अहल्या जैसे एक सती पतिव्रता को चरणों से स्पर्श करेंगे श्री राम और फिर अहल्या पुनरुज्जीवित होगी। तो फिर यहाँ लेखक का किस पक्ष को दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हल सभी जानते हैं, खेतों में हल चलता है, और उपभोगवाद भी हम सभी जानते हैं। एक खेती जहां करनी चाहिए जमीन से, दो खेती करनी है, वहां पर यदि हमारा लालसा, भोग लालसा यदि अधिक हो जाए, लाभ की आकांक्षा की यदि पराकाष्ठा में हम पहुंच जाए, तो हम इतना दोहन, इतना शोषण करेंगे उस जमीन का कि वह अहल्या हो जाती हैं। तो यहाँ अहल्या यानी न हल्या, माने हल चलाने लायक नहीं रहता है। तो हम हल कहाँ नहीं चलाते हैं? तो बंजर में नहीं चलाते हैं। फिर वह अहल्या हल्या कैसे होगी, अर्थात पुनर्जीवित कैसे होगी, अर्थात फिर वह जमीन फिर उपजाऊ कैसे होगा? तो कहते हैं कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद पड़ेंगे,
तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम के पद पढ़ने का वहां रूढ़ार्थ नहीं है, अर्थात राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेंगे। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में क्या होगा, तो वो उस शोषण से, उस दोहन से बचाएंगे। अर्थात आपको कौन सा खेत करना चाहिए, किस प्रकार के फसल से आपको, आपके समाज को, आपके पर्यावरण को कल्याण होगा, तो उस प्रकार के परामर्श एवं उस प्रकार के निर्देश देने वाले राम आएंगे। तो फिर वह जमीन अपने पूर्व वैभव को प्राप्त करेगा। यह अहल्या वृत्तांत हमें आज के समय में कृषि से दूर होने वाले जितनी जमीन है, जितना बंजर पड़ा हुआ है और जितना लोक कल्याण में प्रयोग जितने का किया जा सकता है, तो उन सभी पर हमारा ध्यान आकर्षण करता है। फिर दूसरा पक्ष क्या है कि मेषादि 12 राशि, और मेषादि 12 राशियों को एक स्वामित्व, एक दायित्व, एक कारकत्व दिया हुआ है फसलों का। ये कुलुत्थ हैं, तो ये एक माश हैं, ये सरसप हैं, तो इनके ये कारक हैं, जिस समय में इनका उपजाऊ होगा इत्यादि बातें। फिर हम पंचांग के प्रारंभ में राजा, मंत्री, शस्यकारक, वर्षकारक इत्यादि ग्रहों को जब तय करते हैं, तो वहां का मकसद, वहां का एक दृष्टि भी यही है कि साल भर, वर्ष भर माने किस प्रकार का निर्देश मिले कृषक को। क्योंकि केवल भारत कृषक प्रधान था ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व कृषि पर ही निर्भर होता था। तो उसका उदाहरण 120 साल, 130 साल पहले का अफ्रीका खंड है, तो जहां उपभोगवाद के कारण अथवा मनुष्य के विकृत दृष्टि के कारण वहां सबसे ज्यादा इस समय अन्न रहित प्राण वहां मिलते हैं और अन्न के लिए तरसने वाले प्राण वहां मिलते हैं। तो अब यहां पर शोध क्या हो सकता है? शोध प्रादेशिक दृष्टि से किस प्रकार के खेती करने से लोक कल्याण होगा और अति स्वल्प मात्रा में भी स्वीकार करने से कौन सा अनाज शरीर को स्वस्थ बनाएगा और किस प्रकार से कृमि संहारक छिड़काव के बिना खेती हो सकता है। तो इनमें ज्योतिष का जो पहलू, जो कृषि के क्षेत्र में जितने भी प्राचीन निर्देश हैं, उन सबको समसामयिक करने की आवश्यकता है। और इन सबको समसामयिक करने से पहले वृष्टि पर जो विचार पंचांगों में अथवा पंचांग निर्माण के समय में अथवा संहितागत जो भी वृष्टि से संबंधित बातें बताए गए हैं, तो उन सब पर एक अनुसंधान किस प्रकार से आज की दृष्टि से अनुसंधान की अपेक्षा है। वृष्टि यदि ज्योतिष के विचारों को ध्यान से देखते हैं तो हमेशा बराबर में होती है, यानी उसकी मात्रा बराबर होती है, किंतु उसका जो शिफ्टिंग होता है अर्थात तो जो परिवर्तन होता है, तो उसमें एक वाक्य पंचांग की पूर्व पीठिका में बार बार लिखने का जो निर्देश होता है, वहां तय करना होता है कि जमीन पर अर्थात मिट्टी पर, पृथ्वी पर कितने मात्रा में बारिश होगी और समुद्र पे कितनी मात्रा में होगी। और हम ये जान रहे हैं कि यदि वह बारिश समुद्र के ऊपर होगा तो वो हमारे लिए निरर्थक ही होगा। भले पानी समुद्र से ही भाप बन के निकलता है, किंतु गिरते वक्त, बरसते वक्त उसके और समुद्र के पानी के क्या अंतर होता है हम सभी जानते हैं। तो यहाँ एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। इस दृष्टि के लिए हमें नए आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। सभी पहलू, सभी आयाम और सभी निर्देश संहिता ग्रंथों में उपलब्ध हैं। हमें क्या करना होगा? वर्षा को पहचानना है, वर्षा के हाव भाव को पहचानना है, महर्षियों के वर्षा से संबंधित वचनों को जानना है और उन वचनों का प्रयोग आज के दृष्टि से करना है। और बीजारोपण से लेके अर्थात खेती, कृषि कार्य को करने से लेकर
कनमर्दन तक और धान्य को बचाने की जो विविध उपाय बताए हैं और विपणि में धान्य को ले जाने का जो समय बताया गया है, उन सभी पर प्राचीन दृष्टि से और आज के दृष्टि से एक अनुसंधानात्मक कार्य करने की अपेक्षा है। जितने संहिता ग्रंथों में अनाजों के नाम दिए हैं और जितने स्थानों के नाम दिए हैं और मृत्तिका परीक्षण मैंने मिट्टी के परीक्षण का टेस्टिंग के जितने भी विधायें बताए हैं और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बात किए हैं और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने की बात किए हैं, इन सबको एक जगह में जब समीकृत कर लेंगे तो वह पंचांग की पूर्व पीठिका बन जाती है। पंचांग के पूर्व पीठिका में अधिकांश निर्देश समाज कल्याण मानव कल्याण के लिए ही किए जाते हैं जो औपचारिक हो गए हैं। और वर्ष प्रमाण, वर्षा गिरने का स्थान और उस वर्ष में उपजाऊ माने उस वर्ष में फलीभूत होने वाले अनाज और उस वर्ष में विपणि में अर्थात मार्केट में जिनकी जो मांग हो सकता है, उनका जो भी जिस प्रकार के भी वहां पर दिया हुआ है, जिस प्रकार का भी वहां निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों का एक अनुसंधानात्मक अध्ययन आज के दृष्टि से होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें किसी न किसी एक आचार्य तक पहुंचना होगा और 432 करोड़ के एक कल्प प्रमाण को लीजिए, 43,20,000 वर्षों के एक महायुग के प्रमाण को लीजिए अथवा 4,32,000 के केवल कलयुग के ही मान को लीजिए, और इतने लंबे दौड़े में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, इतना पीछे इतने दूर यदि हम नहीं जा सकते हैं, तो केवल मात्र 1500 वर्ष पहले जो उस समय की स्थितियों को उजागर करने वाले वराह मिहिर तक ही पहुंचना है। हमें कम से कम हम 1500 वर्ष तो पीछे जाएं और उस समय के भारतवर्ष को, उस समय के विश्व को, उस समय के कृषि की स्थिति को और उस समय जिस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन उसमें किया गया था, कृषि क्षेत्र से के विरोध में कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाओं का जिनका उपदेश वहां दिया हुआ था, उन पर एक अनुसंधान आज बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है। अपेक्षित इस दृष्टि से है कि यदि व्यक्ति तीनों समय भोजन ना करें, यदि एक ही समय भोजन करें तब भी स्वस्थ रहें, अर्थात वह भोजन स्वास्थ्य कारक हो, वह भोजन रोग कारक ना हो। आज के तमाम विश्लेषणों को देखने पर हमें यह समझ में आता है कि भोजन अथवा सब्जी इत्यादि जो कृषि से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उत्पादन हैं, वो किस किस प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। और अन्नम जगतः प्राणः वाली बात अब विपरीत हो गया। आप जितना सेवन करेंगे आज के समय के अन्न को, और जिस प्रकार का अन्न उत्पादन है आज के समय में, जिस प्रकार के अन्न उपज हो रहा है आज के समय में, वो किस प्रकार से हमारे जीवन प्रमाण को समाप्त कर दे रहा है और जीवन शैली को समाप्त कर दे रहा है। और आमय माने निरामय होने की जो बात अन्न से सिद्ध ही नहीं हो रहा है और जिसके लिए हमें औषधियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इस पहलू से हमें शोध करना चाहिए, इस पहलू से अनुसंधान होना चाहिए और इस पहलू से बीजों का उत्पादन होना चाहिए। जड़ बीजों पर हैं। आज हमारे विकृत चेष्टाएं उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं कि वृक्ष बढ़ नहीं रहा है और फलदार हो रहा है। जहां हमें 6 साल 7 साल का प्रतीक्षा करना होता था एक वृक्ष से फल प्राप्ति करने के लिए, आज के समय में 6 महीने के अंदर वह वृक्ष फल देने लगता है। तो वो किस प्रकार का अन्न है और किस प्रकार का हमारे समाज को कल्याण कर सकता है। तो ये यहाँ पर ज्योतिषियों के, वैदिक परंपरा के अनुयायियों के, वैदिक परंपरा के अनुसरण करने वालों के लिए एक प्रमुख दायित्व बनता है। यदि समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यदि वेद हैं,
वैदिक वाङ्मय है। वेदाः सर्वहितार्थाय, यदि वैदिक वाङ्मय सर्वहितार्थ के लिए हैं तो फिर वैदिक वाङ्मय के अनुपालन करने वाले, अनुसरण करने वालों पर यह जिम्मेदारी, यह दायित्व निर्भर होता है कि वे किस प्रकार से वेदों की, वैदिक वाङ्मय की, वैदिक शास्त्रों की सामाजिक उपादेयता को पुनरुत्थापित करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे, उनको उस मार्ग को पुनः पुनरुज्जीवित करेंगे और प्रशस्त करेंगे। इन्हीं पर यह निर्भर होता है और यह एक शोध का आयाम है जो अत्यंत आवश्यक है। फिर हम अगले भाग में मिलते हैं इसी प्रकार के एक आवश्यक पहलू अथवा आवश्यक पक्ष को लेते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।